अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का लेसन नंबर 15 करने जा रहे हैं हम। द री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश इन मिडल इंग्लिश पीरियड। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ख़त्म हो गया, फ्रेंच का दौरानिया ख़त्म हो गया। अब री इस्टेब्लिशमेंट जो इंग्लिश की होगी दोबारा से, उसकी उससे जो कैसे वो बढ़ी हम ये पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 71 चेंजेस आफ्टर 1200 एंड लॉस ऑफ नॉर्मैंडी। चेंजिंग कंडीशन आफ्टर 1200। ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है कि री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश हुई 1200 से 1500 तक। ठीक है। रीज़न्स इसके क्या थे री इस्टेब्लिशमेंट के कि जी तो जो नोबिलिटी थी, जो कि शुरफा थे, जो अमीर लोग थे, जो नोबिलिटी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने पीछे फ्रांस में जो उनकी थे ना पोजेशंस, जो उनकी जायदादें थी या जो उनके घर थे, उन्होंने वो छोड़ दिए। उन्होंने इंग्लैंड में रिहाइश इख्तियार कर ली। तो ना इससे एक, ये सारा हम वैसे आगे पढ़ेंगे पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इससे ना एक राइवलरी सी हो गई, एक दुश्मनी सी शुरू हो गई। ठीक है। एक एंटी फॉरिजन मूवमेंट आ गई इंग्लैंड में। ठीक है। ये इस पैराग्राफ को बस आपने एक बार पढ़ लेना है, और कुछ इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ना कुछ ख़ास है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। जो MCQs मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आपने बस एक बार देख लेने हैं। सोशली और ऑफिशियली जो थी वो फ्रेंच थी उस टाइम पे, कि मतलब देखें ना, अब फ्रेंच हर जगह फैल चुकी थी, सोशली भी और ऑफिशियली भी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटिंग्स थी वहाँ पे भी फ्रेंच थी। तो उस हवाले से वो उसने अभी भी फ्रेंच ने वहाँ पे अपने कदम जमाए हुए थे इंग्लैंड में। पर वैसे उसका अंदर अंदर वो ख़त्म होती जा रही थी, ज़्यादातर जगहों से ख़त्म हो गई थी। आगे इसके हम रीजंस पढ़ेंगे, थ्रू आउट हिस्ट्री चलेंगे। ठीक है। द लॉस ऑफ नॉर्मैंडी। फर्स्ट लिंक जो इंग्लैंड का टूटा, नॉर्मैंड जो फर्स्ट लिंक जो इंग्लैंड का टूटा कॉन्टिनेंट से, पीछे जो फ्रांस है उससे जो टूटा, वो था 1204 व्हेन किंग जॉन लॉस्ट नॉर्मैंडी। किंग जॉन के दारुल हुकूमत में उसने नॉर्मैंडी को मतलब कि खो दिया। नॉर्मैंडी क्या था, वही जो पीछे उसका था, जो पीछे उसका कॉन्टिनेंट था, उसने उसे खो दिया। कैसे खो दिया, आगे पढ़ते हैं। जॉन ने शादी की इज़ाबेल से। ठीक है। रीज़न उसका क्या था कि वो पहले तो उससे प्यार करता था, फिर उसके कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस भी थे उसके दिमाग में। क्या थे कि वो जो उसकी थी ना मंगेतर, ये इज़ाबेल जिसने उससे शादी की, वो उस टाइम पे फॉर्मली इंगेज थी ह्यूग ऑफ लुजिगन से। ठीक है। उसकी फॉर्मली ना इंगेजमेंट हुई थी उससे, और वो था हेड बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस फैमिली का। जॉन उससे रखता था, मतलब एक किस्म की, क्या कह लें, दिल में उसके थे, दिल में कदूरत रखता था उसके लिए, पसंद नहीं करता था उसे। उसने उस पर कर दिया अटैक। तो उन लोगों ने, यही इसकी फैमिली ने, ह्यूग की फैमिली ने, उन्होंने जो किंग ऑफ फ्रांस था उसके पास अपनी अर्ज़ी लेकर गए। इस टाइम पे फ़िलिप जो था उसने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, और उसने जॉन को ऑर्डर किया कि तुम मेरी कोर्ट में हाजिर हो पेरिस में, जो कि पेरिस में थी, अपीयर बिफोर हिज कोर्ट एट पेरिस। ठीक है। जॉन ने ये कहा कि भाई मैं तो इंग्लैंड का किंग हूँ, मैं क्यों किसी की कोर्ट में इस तरह कटहरे में जाऊँ, मैं क्यों खड़ा हूँ जाके। उसने ये कह दिया। बहरहाल वो उस दिन पे, जब उसकी पेशी थी, वो उस दिन पे नहीं गया। तो फिर क्या किया, ये हुक्म जारी कर दिया गया कि इसको इसकी टेरिटरी से ले ली जाए, इसकी प्रॉपर्टी सारी इससे ले ली जाए जहाँ पे ये हुकूमत करता है। फिलिप ने इस पूरे ऑर्डर पे फ़ौरन काम किया, और उसने इन्वेड कर लिया नॉर्मैंडी को, नॉर्मैंडी पे हमला कर दिया, कब्ज़े में भी ले लिया। तो इस तरह जॉन ने नॉर्मैंडी को खो दिया। नॉर्मैंडी वाज लॉस्ट टू द इंग्लिश क्राउन। ठीक। इसका इंग्लिश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंग्लैंड इमर्ज हुआ जी। इसके जो थे रिज़ल्ट में इंग्लैंड इमर्ज हुआ, जोग्राफिकली नहीं नेशन वाइज भी वो हुआ इमर्ज। ठीक।
टॉपिक नंबर 72, nobilities and French reinforcement. Laws of Normandy had certain consequences. Laws of Normandy had certain consequences. इसने खो दिया तो उसके कुछ सर्टन कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ नताइज थे। जाहिर सी बात है, अब फ्रेंच जो था उसका दारुल हुकूमत इंग्लैंड से ख़त्म हो गया, तो उसके नताइज तो कुछ होंगे ना। क्या थे जी? नोबिलिटी, ये इस सोच में वो पड़ गए। जो नोबिलिटी थी, जो उमरा थे उस इंग्लैंड के, उनकी जो लॉयल्टी है, जो अलीजियंस है, वो किसके साथ है? इंग्लैंड के साथ है कि फ्रांस के साथ है? ठीक। चूँकि जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था उस दौर में बहुत सारे लोग इंग्लैंड आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी लैंड ख़रीदे थे। उनके इस तरह इंग्लैंड में भी लैंड थे, उनके पीछे भी कंट्री में लैंड थे। ठीक है। तो इस तरह से अ काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग अरिस्टोक्रेसी एग्जिस्ट, मतलब एक मिली जुली ना क्या उमरा मौजूद थे। कुछ फ्रेंच के तरफ थे, कुछ इंग्लैंड की तरफ थे। ठीक है। पर कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं, जो उनके ना उनके दरमियान में एक क्या कह लें फ़र्क करना हमें बता गए कि ठीक है, ये इसकी तरफ है, ये उसकी तरफ है, और अब फ्रेंच वाले नहीं हैं इधर। ठीक है। वो स्टेप क्या थे कि हेनरी वन ने क्या किया अपने उसमें। हेनरी वन ने जो नॉर्मन बैरन्स थे, वो लोग जो इधर आके इंग्लैंड में आके उन लोगों ने ज़बरदस्ती जो लैंड लिए थे ना, जो ठेकेदार अभी किसी का भी उठा लेता होता है, कब्ज़ा पे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता होता है, तो उन्होंने एज ए नॉर्मन्स थे, हेनरी ने ऐसे नॉर्मन से वो ज़मीनें वापस ले ली। अनरूली नॉर्मन बैरन्स, उससे इंग्लिश स्टेट्स वापस ले ली। ठीक है। 1204 में ये काम और ज़्यादा आगे बढ़ा, और 1204 से 1205 द किंग ऑफ फ्रांस ने भी ये काम किया कि उसने बहुत सारे ग्रेट बैरन्स से ज़मीन वापस ली। इसके नतीजे में मतलब कि ज़्यादातर ये हुआ कि फैमिलीज़ जो थी, जिनके दोनों जगह पे घर थे, उनको ये मौका दिया गया, उनको ये फ़ैसला करने का दिया गया कि आप एक कोई घर लें, या इंग्लैंड में रहें या आप फ्रांस में रहें। ठीक है। एक इंसिडेंट था 1244 में, उसने ये प्रोसेस और ज़्यादा स्पीड अप कर दिया। वो क्या था कि किंग के फ्रांस ने एड्रेस किया था अपने लोगों से। अब दोनों की कंट्रीज़ अलग हैं, दोनों की दारुल हुकूमत अलग हैं, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है। तो फ्रेंच किंग ने अपने अवाम से ही किया कि तुम लोग या मेरे साथ रहो, सीधी सीधा मैं आपको बता रही हूँ आगे जो लिखा हुआ है, तुम लोग या मेरे साथ रहो या उनके साथ रहो। दो मास्टर तुम लोगों के ऊपर नहीं हो सकते। या तो मैं मास्टर हूँगा या वो मास्टर होगा, या उसकी कंट्री में रहो या मेरी कंट्री में रहो। अगर मेरी कंट्री में रहना है तो उसके जो वहाँ पे इंग्लैंड में तुम लोगों ने लैंड वगैरह ख़रीदे हुए थे ना, उनको छोड़ दो। ठीक है। ये उसने कहा था। तो आफ्टर 1250 तो इस तरह फिर लोगों ने जाहिर सी बात है छोड़े, जिसने फ्रेंच में रहना था, फ्रांस में रहना था। तो फिर आफ्टर 1250 देयर वाज नो रीज़न, कोई रीज़न रह ही नहीं गई थी कि भाई अब फ्रेंच इधर ज़्यादा रहे। लैंग्वेज के तौर पर मैं कह रही हूँ कि फ्रेंच इधर ज़्यादा रहे। ठीक है। फ्रेंच रीइंफोर्समेंट जी, एक फॉरिजन इन्वेजन हो गई थी, एक हमला हो गया था बाहर वालों की तरफ से। वो कौन लोग थे? साउथ ऑफ फ्रांस से हुआ था ये। हेनरी थ्री के जो दारुल हुकूमत में ना ये हुआ 1216 से 1272 तक उसका दारुल हुकूमत। तो उसके दारुल हुकूमती में ये हुआ कि स्ट्रेंजर्स जो थे उसने मुल्क खा गए वो। ठीक है। लापरवाही की वजह से मुल्क खा गए वो। स्ट्रेंजर्स में क्या थे, ये नाम है, ये आपने एक बार बस पढ़ लेने हैं MCQs के तौर पर। टॉपिक नंबर 73, इंग्लिश एंड फ्रेंच इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी को ना ऐसा पीरियड समझा जाता है जिसमें शिफ्ट हुआ ना, इम्पोर्टेंस शिफ्ट हुई लैंग्वेज की। 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी इन इंग्लैंड। अपर क्लास जो बोलती थी वो फ्रेंच थी, जाहिर सी बात है। पर अब उनके ना रीज़न्स बदल गई हुई थी बोलने की। वो क्या रीज़न्स थी? सोशल कस्टम बाय बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जन के। जाहिर सी बात है फ्रेंच उन इदारों में बोली जाती थी, वहाँ पे मौजूद थी। नॉर्मन के पूरे जो भी था दौरानिया उस दौर में, पर अब वो नहीं थे, तो अभी भी वो उधर मौजूद थी फ़िलहाल।
तो बस उन चीज़ों के लिए फ़्रेंच वहीं तक महदूद रह गई, वो उन कामों के लिए अपर क्लास बोलते थे ज़्यादातर, ये रीज़न्स थी। पर बाय द मिडल ऑफ सेंचुरी के मिडल में इंग्लिश नोबल्स, मतलब इंग्लिश जो उमरा थे, जो शुरफा थे, जो अमीर लोग थे, उनके जो इंटरेस्ट थे वो बदल गए। वो क्या थे कि मतलब फ्रेंच तो वो तब बोलते थे ना कि मतलब उन्होंने, जाहिर सी बात है, हुकूमत जिसकी थी, जिसका पैसा उसकी लाठी, वो तो उन्होंने उनके करीब रहने के लिए फ़्रेंच बोलना शुरू की। पर अब फ़्रेंच का दौर ही नहीं रहा था तो उन्होंने कहाँ बोलनी थी, इंटरेस्ट बदल गए। तो अब ये इंग्लिश जो थी वो जनरल यूज़ होने लगी। अडॉप्शन ऑफ फ्रेंच वर्ड्स हुई, जाहिर सी बात है, जब इतना वो साथ रहे तो फिर कुछ तो होना था ना। अब फ्रेंच वर्ड्स लिए गए इंग्लिश में, लिटरेचर में शिफ्ट आया। वो क्या था कि फ़्रेंच के जो था ना वो ट्रांसलेट किया जाने लगा इंग्लिश में। तो अब ये आ गया, ये मुकाम आ गया कि चिल्ड्रन जो थे उम्रा के, जो शुरफा थे, उनके जो चिल्ड्रन थे वो बोलते इंग्लिश ही थे, पर वो सीखते फ़्रेंच भी थे। कैसे इंग्लिश की उसकी ट्रांसलेट की गई है ना, तो वो उसकी मदद से फ़्रेंच भी सीखते थे, उन्हें सिखाया जाता था, ठीक है। पर उनका कहना है कि नॉलेज जो था फ़्रेंच का, कोई अगर बोलता भी था तो वो बहुत कम था उस दौर में, ठीक है, बहुत कम था, स्कैंटी, बहुत कम। टॉपिक नंबर 74, द 100 ईयर्स वॉर। अच्छा, अब नॉर्मन्स का जो था वो कनेक्शन इंग्लैंड के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। रीज़न्स क्या थी और कैसे ये सक्सीड हुआ? दो रीज़न्स थी, ये आप दिमाग में रख लें इन दो रीज़न्स को। एक तो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके, मतलब कि मुखालफत थी आपस में बहुत सारी चीज़ों में, ये था। दूसरा ये था कि एक उनके अंदर एंटागोनिज़म, मतलब नफ़रत की एक फ़ीलिंग आने लग गई थी दोनों के दरमियान। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने उनके ऊपर हुकूमत की, उनकी सिविलाइजेशन ले ली, उनके ऊपर इतना वो साल हुकूमत किया, तो ये तो जज्बा आना ही था। इसके अलावा जो इंग्लैंड जब एफ़र्ट्स कर रहा था स्कॉटलैंड पे कब्ज़ा करने की, कंट्रोल करने की, तो उस टाइम पे फ्रांस ने इंटरफेरेंस की थी। तो एडवर्ड थ्री ने क्या किया था, उसने फ़्रेंच पे हमला कर दिया था। उसने विक्ट्री हासिल की इंग्लिश एट ग्रेसी, ये फ्रेंच के ही सिटीज़ हैं, और ये नाम आप देख लें MCQs के तौर पर ये ज़्यादातर चल ना सका, ठीक है। ये सक्सेस जो था ना, ये कब्ज़ा इतनी देर चल ना सका और इनके दरमियान एक ट्रूस हो गया। इसके अलावा नीचे ये जो तीनों नाम है ना, ये बस आपने याद रख लेने हैं, लाइन पढ़ लें और नाम याद रख लें, बस MCQ के तौर पर एक बार देखने वाला है, और भी कुछ पढ़ने वाला नहीं है, मतलब बहुत ही फजूल टॉपिक है। टॉपिक नंबर 75, द राइज़ ऑफ द मिडिल क्लास। अब इंग्लिश ने कैसे रिकवर किया अपना फॉर्मर प्रेस्टीज, जो उसका पहला एक मुकाम था बहुत आला किस्म का, उसने कैसे वो हासिल किया? दो थे ऐसे काम जिसकी वजह से उसने हासिल किया। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द मैसेस, कि जाहिर सी बात है, जब वो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का मुकाम ऊंचा होगा, वो उनकी फाइनेंशियली तौर पर वो ज़्यादा आगे जाएंगे या शोहरत हासिल करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज भी उनके साथ पॉपुलर होगी। राइज ऑफ अ सब्सटेंशियल मिडिल क्लास का एकदम से ऊपर जाना, ये भी एक रीज़न थी उसकी तरक्की की। क्या अब आगे उन्होंने यही बताया है कि जी मिडिल क्लास इंग्लिश बोलती थी, वो तो अपर क्लास थी ना, वो जो फ्रेंच बोलती थी, मिडिल क्लास इंग्लिश बोलती थी, तो उसमें राइज़ आया एक। कंडीशन ऑफ द लेबरिंग क्लासेस वाज रैपिडली इम्प्रूविंग, लेबर क्लासेस की जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो रही थी। रूरल पॉपुलेशन वैल्यू, मतलब कि जो गाँव का जो एक निज़ाम था ना वो ख़त्म हो रहा था। फिक्स्ड मनी पेमेंट आ रही थी, मतलब अब दिहाड़ी वाला काम नहीं था कि जिसने रोज़ जितना काम किया उसको उतनी दिहाड़ी मिल गई। फिक्स मनी पेमेंट्स थी, कि फिक्स थी सबकी पेमेंट, सबकी सैलरी एक जैसी थी, एक जितनी थी। पर ये सब कुछ कैसे, मतलब इस प्रोसेस में तेज़ी कैसे आई, उसकी एक रीज़न थी
वो क्या रीज़न थी 1349 में द ब्लैक डेथ। ये जी ब्लैक डेथ क्या होता है, ये आप एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रख लें, ये आता होता है द ब्लैक डेथ होता है ताउन की बीमारी। ये आई थी, इस इवेंट ने बहुत इन चीज़ों को बढ़ावा दिया था। ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई ने इसको बहुत बढ़ावा दिया था। कैसे 1348 में ये आई समर में साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के, ठीक है, और इसने समझे तबाही मचा दी। ये भी एमसीक्यूज याद रख लें कि इतनी परसेंट लोग मरे। पेरिश क्लर मैंने कहा पेरिश जो वहाँ पे फ्रांस से जो उधर आए थे वो लोग इतने मरे, इतनी परसेंट डेथ रेट जो थी उस दौरानिए में वो 30% थी। जो ये ब्लैक डेथ का पूरा दौरानिया चला है वो 30% थी। मोर्टेलिटी वाज ग्रेट अमंग द लोअर सोशल ऑर्डर, मतलब जो गुरबा थे, जो गरीब लोग थे, उनमें मोर्टेलिटी, उनमें मौत का जो था रेट वो बहुत ज़्यादा था। वो क्यों ज़्यादा था, ये रीज़न्स आपने याद रखनी है, पेपर में पूछे जा सकती हैं, ठीक है। वो रीज़न्स क्या थी, स्टाइल वाज लाइफ स्टाइल उनका पुअर था, जाहिर सी बात है गरीब में लाइफ स्टाइल पुअर होगा। हाइजीन कंडीशन, इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जाहिर सी बात है। फाइनेंशियली नहीं वो ठीक, तो वो सफाई का क्या ख्याल रखें। अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो मशीन को, जो मशीनरी को, मेडिसन को, सॉरी मशीनरी बोल रही हूँ, मेडिसन्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके फाइनेंशियल हालात ही ऐसे नहीं थे। 3 रीज़न्स हो गई, ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस सब के रिज़ल्ट में ये हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गई, जाहिर सी बात है। जो सबसे गुरबा जो तबका था वो ज़्यादा मरा, तो लेबर शॉर्टेज हो गई, और इसने वेजेस को जो थी वो बढ़ावा दे दिया। जाहिर सी बात है, आपके इंसान कम हो रहे हैं, लेबर आपकी कम हो रही है, तो आप उन्हें ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इस पे, इससे ना एक बड़ी जो ये लेबर तबका था ना, वो जो थे गरीब लोग, इनमें बड़ी एक ना बेजारी सी और एक बेजारी भी आई, और एक ना बड़ा इंथुजियाज़म सा जज्बा आ गया। एक अजीब सा, वो जो इंसान होता है ना, वो कहता है कि हम ही क्यों, वो वाला सा जज्बा आ गया। ज़्यादातर पीसेंट्स में आया, जो किसान थे उनमें आया। वो क्या था, उनको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बहुत उनमें एक इंक्रीज़ आया लेबरिंग क्लास में, ठीक है। क्राफ्टमैन और मर्चेंट में भी इंक्रीज़ आया, एक राइज़ आया वहाँ पे। बाय 1250 ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है कि पॉपुलेशन इतनी से इतनी हो गई, 1000 से 5000 हो गई। लंदन और न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, बहुत ज़्यादा ये टाउन ग्रो कर गए। क्या ग्रो करके फ्री हो गए, वो सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ हो गई वहाँ पे, खुद चलने वाली। अपने ऑफिसर्स उनके हो गए, उन्होंने टैक्सेस इश्यूज़ कर दिए, रेगुलेटिंग देयर कमर्शियल अफेयर्स जो थे उन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब इस हद तक वो टाउन ग्रो कर गया था, ये दोनों टाउन। सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ने क्या किया, इंग्लिश को बढ़ावा दे दिया। लेबर क्लास की लैंग्वेज थी इंग्लिश, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाई, उन्होंने इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस को समझा, और इसी इम्पोर्टेंस की वजह से उनकी लैंग्वेज में भी तब्दीली आ गई। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।